नमस्कार साथियों। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की रीड है। अगर मैं आपसे पूछूं, भारत का पहला शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? किस राज्य ने अशोक जैसा महान शासक दिया? और किस जगह से भारत में राजनीतिक एकता की शुरुआत हुई? तो इन तीनों सवालों का जवाब एक ही है, मगध साम्राज्य। दोस्तों, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी, कोई भी परीक्षा उठा लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री में मगध साम्राज्य से सवाल आना पक्का है। कभी सीधा, कभी घुमा फिराकर, और कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन पक्का। आज के इस वन शॉट में हम मगध साम्राज्य को कहानी की तरह समझेंगे, ट्रिक्स के साथ याद करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर फैक्ट को कवर करेंगे, ताकि ना कोई किंग छूटे, ना कोई वंश छूटे और ना ही कोई पीवाईक्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट छूटे। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी या रेलवे में एंशिएंट हिस्ट्री से एक भी सवाल न छूटे, यूपीएससी प्रीलिम्स में मगध से कंफ्यूजन ना हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जरूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मगध साम्राज्य की इस वन शॉट यात्रा को शुरू करते हैं। चलते हैं मगध साम्राज्य की कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत आज से 2500 साल पहले, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तभी गंगा के किनारे एक ऐसा राज्य उभरा जिसने पूरे भारत की दिशा बदल दी। इस राज्य का नाम था मगध। मगध का जन्म गंगा की गोद में, गंगा नदी के दक्षिण में उपजाऊ मिट्टी, घने जंगल और लोहे की खदानों से घिरा एक क्षेत्र था। यहीं से मगध का उदय हुआ। ये भूमि इतनी उपजाऊ थी कि अन्न की कभी कमी नहीं हुई, और जंगलों में हाथी थे जो उस समय की सबसे ताकतवर युद्ध शक्ति माने जाते थे। यही कारण था कि मगध सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक भविष्य का साम्राज्य बनने वाला था। पहली राजधानी राजगृह। मगध की पहली राजधानी थी राजगृह, जिसे 5 पहाड़ियों ने घेर रखा था। ये प्राकृतिक किला था जिसे जीतना दुश्मनों के लिए लगभग असंभव था। पहला महान राजा बिंबिसार, हर्यंक वंश। अब कहानी में प्रवेश होता है मगध के पहले महान राजा का, राजा बिंबिसार। बिंबिसार सिर्फ तलवार से नहीं, समझ और विवाह नीति से साम्राज्य बढ़ाता था। उसने कोशल, लिच्छवी और मद्र राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए। इससे मगध बिना युद्ध के ही शक्तिशाली बनता गया। लेकिन इतिहास सिर्फ समझ से नहीं चलता, कभी कभी सत्ता की भूख अपनों को भी दुश्मन बना देती है। पिता का हत्यारा बेटा अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। सत्ता पाने की लालसा में अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार को जेल में डालकर मरवा दिया। अब मगध को मिला एक निर्दयी लेकिन शक्तिशाली राजा। अजातशत्रु का युद्धकाल। अजातशत्रु ने वैशाली गणराज्य पर आक्रमण किया, नई युद्ध तकनीकें अपनाई, रथ में लगी गुलेल, किले तोड़ने वाले हथियार। इसी काल में उसने पाटलिपुत्र नामक एक नए शहर की नींव रखी। गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा ये नगर आने वाले समय में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर बनने वाला था। सत्ता परिवर्तन शिशुनाग वंश। अजातशत्रु के बाद मगध में अशांति फैल गई। तभी एक शक्तिशाली अमात्य ने सत्ता संभाली। उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य को हराया, मगध को पश्चिम भारत तक फैलाया। लेकिन शिशुनाग वंश ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। सोने का साम्राज्य नंद वंश। अब कहानी में आता है सबसे अमीर वंश, नंद वंश। इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि नंदों के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी, 2,000 रथ थे। मगर अत्यधिक कर और कठोर शासन ने जनता को नाराज कर दिया। अंतिम राजा था धनानंद, और यहीं से कहानी ने करवट ली। चाणक्य का अपमान, बदले की आग। तक्षशिला के महान विद्वान चाणक्य धनानंद के दरबार में गए, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान कर दिया। चाणक्य ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, मैं इस नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य, साम्राज्य निर्माता। चाणक्य को मिला एक युवा, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे राजनीति, युद्ध और शासन सिखाया, और फिर धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई। भारत का पहला साम्राज्य बना मगध। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम भारत को जीत लिया। ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेतर को भी पराजित किया। मगध अब सिर्फ राज्य नहीं रहा, वो भारत का पहला विशाल साम्राज्य बन चुका था। बिंदुसार, साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। उन्होंने दक्षिण भारत तक मगध का प्रभाव बढ़ाया। उन्हें कहा गया अमित्रघात, शत्रुओं का संहारक। धर्म और नैतिकता की शुरुआत अशोक। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक।
261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध। लाखों की मृत्यु देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उसने युद्ध छोड़कर अपनाया अहिंसा, धम्म, करुणा, और मगध बना धर्म और नैतिकता का केंद्र। अशोक के स्तंभ और शिलालेख। अशोक ने शिलालेख खुदवाए, स्तंभ स्थापित किए, बौद्ध धर्म को एशिया तक पहुंचाया। मगध की ऐतिहासिक विरासत। मगध ने भारत को दिया पहला साम्राज्य, मजबूत प्रशासन, धर्म का प्रचार, राजनीतिक एकता। कहानी का निष्कर्ष। मगध सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो भारत के इतिहास की नींव था, जिसकी गूंज आज भी गंगा के किनारों पर सुनाई देती है। अब ध्यान से समझते हैं। मगध में कुल 8 प्रमुख वंश हुए। पहला है बृहद्रथ वंश। संस्थापक है बृहद्रथ। अंतिम शासक है रिपुंजय। राजधानी है गिरिव्रज या राजगृह। यहाँ एक फैक्ट है, मगध का सबसे पहला वंश महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। दूसरा है हर्यक वंश। प्रमुख राजा हैं बिंबिसार और अजातशत्रु। अंतिम शासक हैं नागदासक। राजधानी थी राजगृह, फिर पाटलिपुत्र। बिंबिसार, वैवाहिक संबंधों से राज्य विस्तार। अजातशत्रु, पाटलिपुत्र को मजबूत किला बनाया, बौद्ध संगीति से जुड़ा हुआ। तीसरा है शिशुनाग वंश। संस्थापक हैं शिशुनाग। प्रमुख राजा हैं कालाशोक। अंतिम शासक हैं नंदीवर्धन। सबसे बड़ी उपलब्धि, अवंती को मगध में मिलाया। चौथा है नंद वंश। संस्थापक हैं महापद्मनंद। अंतिम शासक हैं धनानंद। राजधानी है पाटलिपुत्र। विशेषताएं: भारत की सबसे विशाल सेना, अत्यधिक कर व्यवस्था, सिकंदर भी नंद सेना से डर गया। पांचवा है मौर्य वंश। संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु हैं चाणक्य या कौटिल्य। प्रमुख राजा हैं बिंदुसार और अशोक। अंतिम शासक हैं बृहद्रथ मौर्य। अशोक महान। कलिंग युद्ध के बाद धम्मनीति, शिलालेख और स्तंभलेख। मौर्य वंश का अंत पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की। छठा है शुंग वंश। संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शासक हैं देवभूति। विशेषता है ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, बौद्धों का ह्रास। सातवां है कण्व वंश। संस्थापक हैं वासुदेव कण्व। अंतिम शासक हैं सुशर्मा। यहाँ एक फैक्ट है, बहुत छोटा वंश। आठवां है गुप्त वंश। संस्थापक हैं श्रीगुप्त। प्रमुख राजा हैं चंद्रगुप्त एक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दो। अंतिम शक्तिशाली शासक है स्कंदगुप्त। स्वर्ण युग, कला, विज्ञान, गणित, आर्यभट्ट, कालिदास। दोस्तों, आपने पूरी कहानी समझ ली। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अब मैंने इस पे क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए वो मैंने सारे इस पे लेटेस्ट एग्जाम पर आधारित सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है। आप भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आसानी से इसको जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे साथ साथ देते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। मगध साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ है? अरे ये तो बात आपको अच्छे तरीके से पता है अगर आपने कहानी समझी है। ऑप्शन सी यानी कि छठी ईसा पूर्व, छठवीं शताब्दी जो थी उसमें क्या हुआ, मगध साम्राज्य का उदय हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मगध साम्राज्य वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? अब आपको भी पता होगा वर्तमान में मगध साम्राज्य कहां फैला हुआ है, बिहार में। अगर दोस्तों आपने कहानी को अच्छे तरीके से समझा है तो आप इसको बिहार में जो फैला है इसका पूर्व नाम मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे इसका पूर्व नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, मगध की पहली राजधानी क्या थी? अब मैंने आपको बताई थी पहली राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरी व्रज, और दूसरी क्या थी, पाटलिपुत्र। अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था जैसे आपने कहानी में समझा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजगृह को किस नाम से भी जाना जाता था? देखिए यही सेम रिपीटेशन क्वेश्चन यहां दिया गया, तो आप इसको समझ लेंगे कौन सा था, बी गिरिव्रज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है कि मगध के प्रमुख वंशों का सही क्रम क्या है? अगर दोस्तों आपने कहानी को जिस प्रकार से मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस स्लाइड में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर कहानी को बड़े ध्यान से सुना है ना तो आप इसका आसानी से जवाब कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हर्यक वंश। क्या बताया था, हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद
तो ऐसे करके मैंने आपको सारे वंश बताए थे, अभी उसको स्टोरी के माध्यम से भी मैंने आपको याद कराया था। तो आपको अगर याद हो तो आप उसको प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, तभी आपको अपने आसानी से ये एग्जाम में याद भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अब देखिए, जब मैं आपको बढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया भी था हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा था? बिंबिसार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी? पाटलिपुत्र यानी कि करंट में जो पटना या बिहार वाला इलाका जो बोला जाता है, उसकी नींव किसने रखी थी? अजातशत्रु ने। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग वंश का प्रमुख कार्य क्या था? देखिए, अगर आपने वो सेकंड स्लाइड पे जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, पूरी डिटेल वर्जन बताया था, एक एक वंश का हर एक के बारे में बताया था, उनकी विशेषता क्या थी, उनका प्रथम संस्थापक कौन था, उनका अंतिम वंश में जो राजा रहा वो कौन सा था। तो अगर ये सारा आपने ढंग से समझा होगा तो आप इसका जवाब आसानी से कर सकते हैं। क्या था इसका इंपॉर्टेंट वर्ड? क्या था? अवंती का विलय। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लो अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अब देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कहानी समझिए कौन था। शुरुआत किसने की थी? महापद्म नंद। एंड किसने किया? धनानंद। तो धनानंद कौन सा था? आखिरी शासक था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विद्वान का अपमान धनानंद ने किया था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनानंद ने किस विद्वान का अपमान कर दिया था? चाणक्य का ही तो कर दिया था। तभी तो चाणक्य ने चाणक्य नीति को यूज करके और उसके पूरे साम्राज्य को किस तरीके से हटा दिया था। हालांकि वो कितना विशाल साम्राज्य था, जैसा मैंने आपको कहानी में बताया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, मौर्य वंश है, अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर कहानी समझिए तो देखिए आसानी से जवाब। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? देखिए, यही वो मौर्य था, यही वो मौर्य था जिसने जो पुराना मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन इससे पहले, क्या था, उसको खत्म किया था। यानी कि जो साम्राज्य उसने खत्म किया था, नंद वंश का साम्राज्य, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ही था। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। आपको समझ में आया होगा। देखिए, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का उपनाम क्या था? तो बिंदुसार का उपनाम क्या था? अमित्रघात। आपने पढ़ा होगा कहानी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? देखिए, अशोक ने इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा था। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है तो इसका सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वन शॉट क्लास समझने में आसान लगी होगी और रिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये क्लास आपके एग्जाम के काम की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीके, हिस्ट्री और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वन शॉट क्लासेस, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बेस्ड टीचिंग और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। ध्यान रखिए, याद रखिए, सिलेक्शन किसी जादू से नहीं, डेली रिवीजन और सही स्ट्रैटेजी से होता है। इसी के साथ आज की इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और सिलेक्शन की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।